नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से भाग 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1 में है विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1990 तक। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित, अविकसित, स्थिर या बी और सी दोनों। अविकसित और स्थिर थी, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तब था तब था भारी गरीबों से पीड़ित था भारत, है ना। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तब भारत भारी गरीबी से पीड़ित था। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग बॉय, फाइंडले, सिरासो, इन सभी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। चौथा देखिए, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे? 1881 में एकत्र किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। 1950 में की गई थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है ये निर्णय? सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। आईपीआर 1956 के तहत सामरिक उद्योग खालिस्तान के नियंत्रण में थे। किसके नियंत्रण में थे? सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे लेते हैं, औपनिवेशिक शासन में आय का मुख्य स्रोत था। क्या था? कृषि। ऑप्शन नंबर ए सही है। खालिस्तान भरो। प्रश्न नंबर 2 है खालिस्तान भरो। टिस्को की स्थापना खालिस्तान हुई। टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 में हुई। 26 अगस्त 1907 में हुई। दूसरा है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध खालिस्तान था। आयातक था। क्या था? आयातक। तैयार माल खरीदता था, आयात करता था। आगे देखते हैं, भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद खालिस्तान की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। कच्चा माल की कमी के कारण। तो यहां लिख देंगे कच्चा माल। फिर अगला लेते हैं, खालिस्तान औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था। क्या था? आजीविका का मुख्य स्रोत तो कृषि ही था, तो लिख देंगे यहां कृषि। 5वां लेते हैं, सुएज नहर के खुलने से खालिस्तान और ब्रिटिशों के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया। किनके और ब्रिटिश के? भारत और ब्रिटिश के। तो यहां जाएगा भारत। अगला है, परिप्रेक्ष्य योजना एक खालिस्तान अस्थायी योजना है। परिप्रेक्ष्य योजना एक लंबी अस्थायी योजना है। लंबी अस्थायी योजना है। 7वां लेते हैं, खालिस्तान में
उच्च उपज देने वाली किस्म बीज का कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया था? किस सन में किया गया था? 1966 में किया गया था। आठवां है, आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति खालिस्तान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयात प्रतिस्थापन पर। तो यहां लिख देंगे आयात प्रतिस्थापन। आठवां है, मलमल एक विशेष प्रकार का खालिस्तान कपड़ा है। किस तरह का कपड़ा है? सूती कपड़ा है। सही या गलत रूप में चिन्हित करें। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है। असत्य है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास का सूचक कैसे हो सकता है? ये असत्य है। फिर दूसरा, हस्तशिल्प का पतन ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हुआ। सत्य है ये। अगला है, तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। सत्य है। सेवा क्षेत्र को ही हम तृतीयक कहते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह साक्षरता दर द्वारा इंगित किया गया था। बिल्कुल सत्य है। पांचवा देखिए, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है। सत्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 थी। 2012 से 19 कैसे हो सकती है? ये हो गया असत्य। 12 से 17 थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा रही है। सत्य है। भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता से हुई। सत्य है। औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के दोहरे उद्देश्य थे। सत्य है। अब आगे है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में सबसे पहला शब्द है प्राथमिक क्षेत्र। पहले हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे दे देते हैं नंबर ABCDEFGH। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि से है। निर्माण का संबंध किससे है? सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र से है। फिर पहला रेल पुल कब बना? 1854 में। फिर प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कोटा का संबंध किससे है? माल की मात्रा जिसे आयात किया जा सकता है। भूमि सुधार, देखिए भूमि सुधार का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार से है। HYV बीज का संबंध किससे है? उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज से है। और सब्सिडी का मतलब है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या छूट। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि दर क्या थी? तो देखिए 1.2% थी। 1.2% थी। लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहां की गई थी? जमशेदपुर में। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित होती है? निर्वाह खेती।
पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? किससे लिया गया था? सोवियत संघ। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस। लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा क्या है? 10 करोड़ रुपए से कम है। 10 करोड़ रुपए से कम। किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था? वर्ष 2017 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब लेते हैं अगला चैप्टर, आर्थिक सुधार। सही विकल्प चुनना है। पहला है, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किया गया था। किस वर्ष में? 1991 में। उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी हो रही है, मतलब निजी क्षेत्र को छूट दी जा रही है, तो ये उदारीकरण के अंतर्गत आ रहा है। नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका को बदल दिया। वित्तीय क्षेत्र के एक नियामक से सुविधाकर्ता तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। कैट। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है? कौन सी रणनीति है? तो देखिए, आंशिक परिवर्तनीयता, टैरिफ में कमी, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में वृद्धि, ये सभी। छठवां है, भारतीय अनुभव के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए नियंत्रण लगाए गए थे। किस किस के लिए नियंत्रण लगाए गए थे? तो देखिए, निजी साझेदारियों के विकास को रोकना, देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ कम से कम करना। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवां है, अर्थव्यवस्था से किसी क्षेत्र की सरकारी संबद्धता को किसी रूप में वापस लेना क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, निजीकरण है। पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण। यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, 1991 से पहले सरकार ने खालिस्तान उद्गमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं। किन पर नियंत्रण लगाए? निजी प्रकार के उद्यमों में नियंत्रण लगाए हैं। वित्तीय क्षेत्र के खालिस्तान के रूप में पूर्व आरबीआई देश में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दर संरचना तय करेगा। यहां पर आएगा नियामक। कर सुधार खालिस्तान सुधारों के प्रमुख घटक हैं। वित्तीय सुधार के प्रमुख घटक हैं। चौथा है, खालिस्तान कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर का भार दूसरों पर डाला जा सकता है। फिर अगला है, खालिस्तान का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता से है। किसका तात्पर्य? अवमूल्यन का तात्पर्य। अगला है, आउटसोर्सिंग खालिस्तान की एक शाखा है। किसकी? निजीकरण की एक शाखा है। निजीकरण की एक शाखा क्या है? आउटसोर्सिंग है।
वर्ष खालिस्तान में भारत को विदेशी ऋण संकट का सामना करना पड़ा किस वर्ष में? 1991 में। फिर अगला है, सुधार काल में खालिस्तान क्षेत्र की समृद्धि दर में गिरावट आई है। कृषि एवं उद्योग, कृषि उद्योग क्षेत्र की समृद्धि दर में गिरावट आई है। सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। तो देखिए, सत्य या असत्य आपको लिखना है। पहला है, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। सत्य है तो यहां लिख देंगे सत्य। फिर देखिए, नई आर्थिक नीति में एलक्यूपी ने एलपीजी द्वारा प्रतिस्थापन निहित है। तो यह कथन हमारा सत्य है। तीसरा लेते हैं, उद्योग के नियमन के लिए लाइसेंस शराब के मामले में आवश्यक है। बिल्कुल सही है। फिर अगला है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी आर्थिक विकास का संकेत है। यह कथन भी सत्य है। वैश्वीकरण पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो यह कथन हमारा असत्य है। फिर आगे देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है। यह कथन भी हमारा सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहला यहां पर है, आंशिक परिवर्तनीयता। आंशिक परिवर्तनीयता का संबंध है बाजार मूल्य पर विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीदी। दूसरा यहां पर है गैर टैरिफ बाधा। गैर टैरिफ बाधा का संबंध है कोटा बाधाएं से। फिर तीसरा है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का संबंध आरबीआई द्वारा विनियमित और नियंत्रित। फिर है टैरिफ में कमी। टैरिफ में कमी का संबंध है प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करें। फिर अगला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का संबंध है आयकर से। और फिर अगला है बहुपक्षीय व्यापार समझौता का संबंध है गैट से। एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? हमें वर्ष बताना है, डेट बताना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। फिर गैट, GATT, गैट का पूर्ण रूप लिखना है, व्यापार और शुल्कों का सामान्य समझौता। व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता क्या कहलाता है? गैट कहलाता है। तो चलिए हम इसे अंग्रेजी में लिख देते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। आगे है गैट की स्थापना कब हुई थी? तीसरे नंबर पर आ गया कि गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। यहां लिख देंगे 1948। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? GST एक अप्रत्यक्ष कर है। फिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 2 उदाहरण दीजिए, विश्व बैंक और IMF। कौन कौन है? विश्व बैंक, और भी हम लिख सकते हैं, 2 उदाहरण लिखना है,
विश्व बैंक और आईएमएफ। आगे है जीएसटी कब पेश किया गया था? जीएसटी 1 जुलाई 1917 को पेश किया गया था। बाह्य प्रापण किन क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा? औद्योगिक एवं सेवा। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। इकाई 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। भारत में मानव पूंजी का निर्माण और ग्रामीण विकास। सही विकल्प चुनना है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, देखिए कौन है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रवसन है, उपर्युक्त सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसानों की प्रमुख समस्या। किसानों की प्रमुख समस्या क्या है? कृषि साख और विपणन, उपर्युक्त दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक पूंजी का उदाहरण है? भौतिक पूंजी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कौन सा है? मशीन है, इमारत है। तो ए और सी दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी? किस पंचवर्षीय में मान्यता दी गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी। फिर अगला है नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में खालिस्तान में की गई थी। तो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। 1982 ऑप्शन नंबर बी सही है। आरबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य आरआरबी है। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य को क्रेडिट प्रदान करना है। किसे? तो चलिए देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग को। किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग को क्रेडिट प्रदान करना है। वर्तमान में खालिस्तान सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। कौन सा सेक्टर? तृतीयक सेक्टर। फिर आगे है भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा है? भारत में बेरोजगारी का कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ही बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। फिर खालिस्तान भरो। खालिस्तान में देखिए सबसे पहले है लेते हैं पहला खालिस्तान। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहां पर पहले खालिस्तान में आ जाएगा काम करने के लिए क्या है? सक्षम है। कैसे हैं? काम करने के लिए सक्षम है और इच्छुक भी हैं, इच्छा भी रखते हैं और काम कर भी सकते हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। आगे है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा उच्चतर हैं। उच्चतर तुलना में उच्चतर है। खालिस्तान किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। तो एमएसपी क्या कहता है? एमएसपी किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा, वो कहलाता है एमएसपी। चौथा है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय खालिस्तान है। तो कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय बाजार का विनियमन है। बाजार का विनियमन है।
खालिस्तान ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाने वाले कौन से तत्व हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। खालिस्तान समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण क्या है? समग्र के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास एक खालिस्तान शब्द है। ग्रामीण विकास, तो देखिए 7वें नंबर में एक व्यापक शब्द है। ग्रामीण विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है। जैविक खेती एक खालिस्तान खेती प्रणाली है, तो यह एक धारणीय प्रणाली है। अब लेते हैं सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। अब यहां पर सबसे पहले नंबर पर आता है, शिक्षा में निवेश मानव को पूंजी निर्माण में परिवर्तित करता है। शिक्षा में निवेश मानव को पूंजी निर्माण में परिवर्तित करता है, सत्य है। पशुपालन गैर कृषि कार्य है, तो देखिए पशुपालन कैसा कार्य है? गैर कृषि कार्य है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। फिर अब लेते हैं चौथा नंबर। चौथा है, लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, बिल्कुल सत्य है, करते हैं। विवाह और उत्सव के अवसर पर जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए उत्पादक उधार है, यह कथन असत्य है। फिर अगला देखते हैं, ग्रामीण पुरुष श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है, यह कथन सत्य है। पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय विकास जरूरी है, यह भी सत्य है। फिर देखिए, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यह कथन भी सत्य है। सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहले है असामाजिक गतिविधियों में लिप्त। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, तो क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा, सामाजिक अशांति। दूसरा है हड़ सपर मंडी। हड़ सपर मंडी का संबंध किससे है? तो देखिए यहां पर डी से है, पुणे से है। फिर गैर कृषि गतिविधियां पशुपालन से संबंधित है। निवारक दवा का संबंध टीकाकरण से है, टीकाकरण एक निवारक दवा है। और कुशल श्रमिक का संबंध है अधिक आय। फिर देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता कौन है? सरकार है, तो यहां पर आ जाएगा सरकार। दूसरा है, यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना चाहता है। कौन? मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास क्या कहलाता है? ब्रेन डेड। फिर आगे है, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास कहलाता है। फिर आगे है, ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं। मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं स्वयं सहायता समूह। फिर आगे है, इन समाजों के सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद को बेहतर सौदागर पाते हैं। खुद को बेहतर सौदागर कब पाते हैं? सहकारी समिति ही समाजों के सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद को बेहतर सौदागर पाते हैं, सहकारी समिति की मदद से। सभी सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं क्या कहलाते हैं? औपचारिक क्षेत्र कहलाते हैं। औपचारिक क्षेत्र कहलाते हैं। फिर आगे है,
यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें श्रम का एक अतिरिक्त इनपुट कोई अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। इकाई 3 से चैप्टर नंबर 7 और 8 का हम अध्ययन करेंगे। सही विकल्प चुनें। जल से उत्पन्न शक्ति कहलाती है, जल से उत्पन्न शक्ति क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा है सतत विकास खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रदूषण को नियंत्रित करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे है वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन ढाल पाई जाती है? किस परत में? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी? तो सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब ले लेते हैं खालिस्तान भरो। सबसे पहला खालिस्तान, समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक की उत्पत्ति खालिस्तान है। कौन है समताप मंडल में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन परत पर छिद्र होने लगा है। थर्मल पावर प्लांट बड़ी मात्रा में खालिस्तान का उत्सर्जन करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का, आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। खालिस्तान संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। कौन? गैर नवीकरणीय संसाधन हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर से हम नवीकरण नहीं कर सकते ना उनका, इसलिए गैर नवीकरणीय संसाधन आप लिख लेंगे पूरा। सौर ऊर्जा को खालिस्तान सेल की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सी सेल? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं को खालिस्तान विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करता है। क्या? पीएचसी। खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत प्रकृति जंगल में पाए जाते हैं। गैर वाणिज्यिक तो लिख देंगे गैर वाणिज्यिक। आगे है सत्य या असत्य बताना है। तो औद्योगिक बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी होती है, तो सही है ये कथन, यहाँ लिख देंगे सत्य। निर्माण मजदूर नियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं, यह गलत है, असत्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का आम प्रकार है, सही है, सत्य है। रासायनिक कीटनाशक प्रतिकूल प्रभाव दिखाते हैं, यह कथन भी सत्य है। फिर सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, यह कथन भी सत्य है। सिंचाई प्रणाली की अनुचित योजना और प्रबंधन भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है, सत्य है। सही जोड़ी में सबसे पहले भारत में दक्कन का पठार, तो ये किससे संबंधित है? तो यहां पर हम ले लेंगे काली मिट्टी से समृद्ध है ये। फिर है भारत गंगा के मैदान का संबंध क्या है? सघन खेती और घनी आबादी। फिर अक्षय संसाधन पेड़, मछली, पानी से संबंधित है। फिर गैर नवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क आदि। पर्यावरण संकट का कारण बढ़ते शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, समुद्र के स्तर में वृद्धि।
आगे एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। सबसे पहले है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? क्या है? वनों का अपरदन। वनों का अपरदन मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। सीपीसीबी द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणियों की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषण के रूप में की गई है? कितनी की गई है? 17। तो यहां पर आ जाएगा 17। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कोयला है। फिर नेक्स्ट है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं? 90%। तो यहां पर आ जाएगा 90%। श्रम बल से क्या आशय है? श्रम बल से आशय जो व्यक्ति वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, जो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें हम श्रम बल की श्रेणी में लेते हैं। 1953-54 में कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था? कौन सा था? परिवहन क्षेत्र था। परिवहन क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। अब लेते हैं आगे। इकाई 4 है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। सही विकल्प चुने। सबसे पहले है सही विकल्प चुने। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित है विस्तृत औद्योगिकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, विस्तृत औद्योगिकरण पर। दूसरा है निम्नलिखित में से किस देश में शिशु नीति अपनाई है? किस देश ने? चीन ने। ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में सर्वोच्च कार्यबल कार्य करता है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.8। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर वैश्विक समूह है। वैश्विक समूह देखिए सार्क है, G8 है, G20 है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। खालिस्तान भरें। अब हम खालिस्तान भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान खालिस्तान क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का है, यहां पर आ जाएगा सेवा क्षेत्र। दूसरा है चीन के सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। किस क्षेत्र का? औद्योगिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। फिर आगे आया चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान खालिस्तान में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1958 में शुरू हुआ। फिर आगे है भारत और पाकिस्तान खालिस्तान को स्वतंत्र हुए 1947 को स्वतंत्र हुए। भारत और चीन की अपेक्षा पाकिस्तान जनसंख्या खालिस्तान है कम है। भारत और चीन की अपेक्षा पाकिस्तान की जनसंख्या कम है। भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है। सत्य है या असत्य है? यह तो असत्य है, असत्य है। अगला है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। बिल्कुल यह सत्य है। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। यह कथन सत्य है। फिर एचडीआई के मुख्य घटक 3 हैं। यह भी सत्य है। चीन ने आर्थिक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था। यह भी सत्य है। अब आते हैं सही जोड़ी पर। चीन में आर्थिक सुधार का संबंध 1978। चीन में आर्थिक सुधार 1978 से संबंधित है। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब? 1988। भारत में आर्थिक सुधार 1991। चीन गणराज्य की स्थापना 1949। चीन की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार विनिर्माण क्षेत्रांक है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एचडीआई का पूर्ण रूप लिखें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिख देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। मानव विकास सूचकांक, इसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मानव विकास सूचकांक। सूचकांक। फिर आगे है सुधार का दौर किस देश में पहले शुरू हुआ? सुधार का दौर चीन में पहले शुरू हुआ। तो यहां जाएगा चीन।
किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी? एक बच्चे की नीति भी चीन में ही घोषित की गई थी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, तो हम लिख देंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या लिख सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद है, भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक हैं? भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक हैं? कृषि पर निर्भर सबसे अधिक हैं। फिर आगे आ जाएगा, कोई एक वैश्विक समूह का नाम बताइए। कोई एक वैश्विक समूह का नाम। देखिए, हमने यहां पर बहुत सारे वैश्विक समूह के बारे में पढ़ा है। सार्क है, G8 है, G20 है। किसी एक का आपको यहां पर नाम बताना है। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किसने किया? तो यहां लिख देंगे महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ 1966 से प्रारंभ होकर 1976 तक चला। चीन में किसने किया? माओ त्से तुंग ने किया। किसने किया? माओ त्से तुंग ने किया। तो बच्चों, भाग 2 का कोर्स यहां पर समाप्त होता है। धन्यवाद।